नमस्कार। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े ही दिलचस्प मामले की तह तक चलेंगे। जी हाँ, केस का नाम है मेट्टापल्ली लसुम्बाबाई मृतक और अन्य बनाम मेट्टापल्ली मुतैया मृतक कानूनी प्रतिनिधि द्वारा। और ये पूरा मामला जुड़ा है स्वर्गीय मेट्टापल्ली लाजन्ना की जमीन से। खास तौर पे दासनापुर गांव की कोई 4 एकड़ 16 गुंटा जमीन है, उस पर उनके वारिसों के बीच का झगड़ा है ये। बिल्कुल। और हमारी जो भी जानकारी है वो सुप्रीम कोर्ट के 21 जुलाई 2025 के फैसले पर आधारित है। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा परिवार का बैकग्राउंड समझ लेते हैं, है ना? हाँ जरूर। देखिए, जमीन के जो मूल मालिक थे वो थे मेट्टापल्ली रमन्ना। इनकी मृत्यु 1949 से भी पहले हो गई थी। अच्छा। उनके बेटे हुए मेट्टापल्ली राजन्ना, जिनका निधन हुआ 1983 में। अब राजन्ना की हुई 2 शादियां। पहली पत्नी नरसम्मा, उनसे 2 बच्चे थे, मुतैया और राजम्मा। नरसम्मा जी की मृत्यु के बाद राजन्ना ने दूसरी शादी की लसुम्बाबाई से। और इनसे कोई संतान नहीं थी? जी नहीं, इनसे कोई संतान नहीं थी। और यही लसुम्बाई इस केस में वादी थी, मतलब प्लेंटिफ। ठीक है, तो फिर इस चर्चा का हमारा मकसद क्या है? हम इस पूरे काफी उलझे हुए पारिवारिक संपत्ति विवाद को समझना चाहते हैं। हाँ, कि दोनों पक्षों के दावे क्या थे, अलग अलग अदालतों ने क्या रुख अपनाया, और सबसे जरूरी कि आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं लसुम्बाई के दावे से। उनका पक्ष क्या था? लसुम्बाई का कहना था कि राजन्ना ने, मतलब भविष्य में कोई झगड़ा ना हो, इसके लिए एक जुबानी पारिवारिक व्यवस्था की थी। ओके, एन ओरल फैमिली अरेंजमेंट। जी, और साथ ही उन्होंने 24 जुलाई 1974 को एक रजिस्टर्ड वसीयत भी बनाई थी। उसे X.A1 कहा गया है रिकॉर्ड्स में। अच्छा, और इस वसीयत में क्या था? इसमें दासनापुर की जमीन सर्वे नंबर 28 वाली, उसका 6 एकड़ 16 गुंटा हिस्सा लसुम्बाई को दिया गया था। अच्छा, और इसमें एक और दिलचस्प बात थी ना कि लसुम्बाई इसमें से 2 एकड़ पहले ही बेच चुकी थी। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। वो 2 एकड़ बेच चुकी थी और मुतैया ने उस बिक्री पर कभी कोई आपत्ति नहीं की थी। तो अब विवाद किस बात का था? विवाद था बाकी बची हुई 4 एकड़ 16 गुंटा जमीन का। लसुम्बाई ने इसे जनार्दन रेड्डी नाम के व्यक्ति को बेचने का एक एग्रीमेंट कर लिया था। समझ गई। अब आते हैं दूसरे पक्ष पर, यानी मुतैया पर। उनका क्या तर्क था? मुतैया, जो राजन्ना के बेटे थे, उनका तर्क बिल्कुल अलग था। उन्होंने कहा कि ये जमीन तो भाई संयुक्त हिंदू परिवार यानी HUF की पैतृक संपत्ति है। मतलब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। जी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आती है। उनके हिसाब से राजन्ना की मृत्यु बिना वसीयत इंटेस्टेट हुई थी, इसलिए वो यानी मुतैया उस संपत्ति के अकेले सहदायक, मतलब को पार्टनर बने। तो उन्होंने वसीयत को ही चैलेंज कर दिया? हाँ, उन्होंने वसीयत की वैधता को ही चुनौती दी। उनका कहना था कि राजन्ना पैतृक संपत्ति के अकेले मालिक तो थे नहीं, तो वो अकेले उसकी वसीयत कैसे कर सकते हैं। इसमें वो पहले वाला केस भी था ना, OS नंबर 101 of 1987। हाँ, वो एक पेज था। मुतैया पहले लसुम्बाई के खिलाफ एक इंजंक्शन सूट, मतलब निषेधाज्ञा का मुकदमा जीत चुके थे। अदालत ने लसुम्बाई को वो जमीन बेचने से रोक दिया था। लेकिन उसी फैसले में कोर्ट ने ये भी कहा था कि लसुम्बाई टाइटल के लिए अलग केस कर सकती हैं। बिल्कुल, कोर्ट ने कहा था कि ये फैसला सिर्फ कब्जे को लेकर है, मालिकाना हक पर नहीं। तो लसुम्बाई चाहें तो टाइटल के लिए अलग से केस फाइल कर सकती हैं, और उन्होंने वही किया, OS नंबर 2 of 1991 फाइल करके। फिर मामला ट्रायल कोर्ट क्या, जिला जज आदिलाबाद, वहां क्या हुआ? ट्रायल कोर्ट ने 15 नवंबर 1994 को फैसला सुनाया और वो लसुम्बाई के हक में गया। अच्छा, कोर्ट ने वसीयत को सही मान लिया? हाँ, कोर्ट ने माना कि वसीयत एक्सटेंट A1 बिल्कुल असली और वैध है। इसके पीछे कुछ ठोस कारण थे। एक तो वो रजिस्टर्ड थी, दूसरा, और ये बहुत बड़ी बात थी, कि मुतैया ने खुद गवाही के दौरान वसीयत पर अपने पिता के दस्तखत पहचाने थे। कहा था कि हाँ, ये मेरे पिता के ही साइन हैं। अरे वाह, ये तो काफी अहम बात है। बहुत ज्यादा। और इसके अलावा मुतैया ने अपनी गवाही में कहीं ना कहीं ये भी स्वीकार किया था कि जमीन के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग कब्जा था, कुछ पर उनका, कुछ पर लसुम्बाई का, जिससे वो जुबानी पारिवारिक व्यवस्था वाली बात को बल मिला होगा। बिल्कुल। कोर्ट को लगा कि ये बातें उस ओरल फैमिली अरेंजमेंट की तरफ इशारा करती हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। मामला हाई कोर्ट गया। जी हाँ, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, और वहां 30 जनवरी 2014 को फैसला आया, जिसने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चिश्ती, मतलब आंशिक रूप से, पलट दिया। हाई कोर्ट ने क्या माना? हाई कोर्ट ने माना कि हाँ, संपत्ति संयुक्त परिवार की ही थी, और उन्होंने फिर एक बंटवारा कर दिया। मुतैया का हिस्सा 34 और लसुम्बाई का 14 तय कर दिया। तो अब इस फैसले से तो शायद
कोई भी पूरी तरह खुश नहीं हुआ होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए दोनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। और यह भी ध्यान रखना होगा कि स्टेज तक आते आते लसुमबाई और मुतैया दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। तो केस अब उनके वारिसों और जो जमीन के खरीदार थे जनार्दन रेड्डी, उनके वारिसों के बीच था। अच्छा, तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? उन्होंने किन बातों पर ध्यान दिया? सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को बारीकी से देखा और कई महत्वपूर्ण पॉइंट्स नोट किए। पहला, जैसा हमने पहले कहा, वो रजिस्टर्ड वसीयत XTA1, कोर्ट ने उसकी प्रामाणिकता को बहुत वजन दिया। खासकर इसलिए कि मुतैया ने दस्तखत पहचान लिए थे। एग्जैक्टली। दूसरा, मुतैया का गवाही में ये मानना कि जमीन पर अलग अलग कब्जा था और खेती होती थी, कोर्ट ने इसे मौखिक पारिवारिक समझौते का एक पुख्ता सबूत माना। और वो 2 एकड़ वाली बात जो पहले बेचती थी? हाँ, तीसरा पॉइंट वही था। ये तथ्य कि मुतैया ने उस 2 एकड़ की बिक्री को कभी चैलेंज नहीं किया, इसे कोर्ट ने एक तरह की मौन स्वीकृति, एक्विजेंस माना। इससे मुतैया का यह दावा कि सारी संपत्ति पैतृक थी और उस पर सिर्फ उनका हक था, ये कमजोर पड़ गया। चौथा, कोर्ट को वसीयत अपने आप में भी उचित लगी। ऐसा नहीं था कि राजन्ना ने सब कुछ लसुमबाई को दे दिया। वसीयत में मुतैया को भी संपत्ति का एक अच्छा खासा, मतलब लायंस शेयर या बड़ा हिस्सा दिया गया था। तो ऐसा नहीं लगा कि किसी तरह की हेर फेर हुई है या बेटे को बेदखल किया गया है। बिल्कुल। और पांचवा पॉइंट, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स यानी खसरा पहनी वगैरह, उनमें भी राजन्ना का नाम ही मालिक के तौर पर दर्ज था। इससे भी उनकी संपत्ति को अपनी इच्छा से डिस्पोज ऑफ करने यानी बांटने के अधिकार को समर्थन मिला। तो इन सब बातों को मिलाकर सुप्रीम कोर्ट किस नतीजे पर पहुंचा? इन सभी दलीलों और सबूतों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। ओके। और ट्रायल कोर्ट के फैसले को बहाल कर दिया, उसे सही ठहराया। इसका मतलब ये हुआ कि वसीयत के आधार पर लसुमबाई का जो दावा था उसे सही माना गया। जी हाँ। जिसमें वो 4 एकड़ 16 गुंटा जमीन भी शामिल थी, जिसका सौदा जनार्दन रेड्डी से हुआ था। तो लसुमबाई की तरफ से जो अपील थी, सिविल अपील नंबर 5921 ऑफ 2015, वो स्वीकार हो गई। और मुतैया के वारिसों की अपील सिविल अपील नंबर 5922 ऑफ 2015 खारिज कर दी गई। बिल्कुल सही। तो इस पूरे मामले का सार क्या निकलता है? व्हाट्स द की टेक अवे? देखिए, मुख्य सार यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्टर्ड दस्तावेज यानी वसीयत को बहुत अहमियत दी। साथ ही गवाही के दौरान जो महत्वपूर्ण बातें स्वीकार की गईं, जैसे दस्तखत पहचानना या अलग कब्जे की बात मानना, इनको भी बहुत वजन दिया। और फिर पार्टी का कंडक्ट, मतलब आचरण, जैसे वो 2 एकड़ पर आपत्ति न जताना, तो ये सब मिलकर ज्यादा मजबूत सबूत बन गए। हाँ, ये सब मिलकर उस मौखिक पारिवारिक व्यवस्था के सबूत बन गए जिसने पैतृक संपत्ति वाले तर्क को कमजोर कर दिया। ये दिखाता है कि कानूनी दावों में ठोस सबूत, खासकर दस्तावेजी सबूत और स्वीकारोक्तियां कितने मायने रखते हैं। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल शायद हमारे सुनने वालों के लिए सोचने लायक है। जी। ये फैसला तो दिखाता है कि कैसे स्पष्ट इरादे अगर रजिस्टर्ड दस्तावेज में हों तो वो संपत्ति विवाद सुलझा सकते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इतने साफ दिखने वाले सबूतों के बावजूद भी ऐसे पारिवारिक मामले अक्सर अदालतों में सालों साल क्यों चलते रहते हैं? क्या ये सिर्फ कानूनी दांवपेच का खेल है, या ये कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि कानूनी दस्तावेज अपनी जगह हैं, पर पारिवारिक रिश्ते, उनकी उलझनें, उनकी भावनाएं, वो एक अलग ही कहानी कहती हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। शायद कानून और इंसानी रिश्ते हमेशा एक सीधी रेखा में नहीं चलते।